डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। खुराना हाउस में एक 24 साल की लड़की एक 60 साल की औरत से कह रही थी, नानी, आप समझती क्यों नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। नफरत है मुझे लड़कों से। ये बोलते हुए उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। ये लड़की कोई और नहीं, सिया खुराना थी, जो अपनी नानी जानकी से शादी के लिए मना कर रही थी। जानकी जी बोली, क्यों नहीं भूल जाती तुम, जो हो चुका है उसके लिए अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हूँ। सिया, नानी आप कह रही है मैं भूल जाऊँ? कैसे भूल जाओ, जब जब उसे देखती हूँ मुझे वही सब याद आता है। सिया फिर से, नानी आप उनसे मना कर दीजिए कि मैं ये शादी नहीं करने वाली। जानकी जी, अगर तूने ये शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सिया जानकी जी की बात सुनकर बोली, ये आप कैसी बातें कर रही है। तो जानकी जी बोली, क्या करो, अपनी बेटी और दामाद का सपना पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो तुम्हें दुल्हन बनते देखे। इसलिए तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से लहंगे की डिज़ाइन बनवाई थी। मरते समय मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके तीनों बच्चों का ध्यान रखूंगी। वादा तो पूरा नहीं कर पाए, पर उनकी इच्छा तो पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम उनके लिए ये शादी नहीं कर सकती हो? जानकी जी की बात सुनकर सिया बोली, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। इतना कहकर सिया खुराना हाउस से निकलकर खुराना इंडस्ट्री चली गई। खुराना इंडस्ट्री सिया के पापा की थी। सिया जब 15 साल की थी तब उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी, जिसके बाद 15 साल की सिया ने अपने पापा के बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में ले ली और उसे अपने दम पर एशिया की No. 1 कंपनी बना दी और खुद बन गई एशिया की No. 1 बिजनेस वूमेन, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे धोखा देने वाले से सख्त नफरत है। इसके लिए धोखे की एक ही सजा है, वो है मौत। सिया खुराना इंडस्ट्री पहुंची और अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन में चली गई। जब वो अपने केबिन में पहुंची तो उसने देखा कि उसके केबिन में 2 लड़कियां बैठी थी। ये दोनों लड़कियां सिया की उम्र की थी। सिया उन दोनों लड़कियों को देखकर बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों लड़की सिया की आवाज़ सुनकर केबिन के डोर की तरह देखने लगी जहाँ सिया खड़ी थी। तभी उन दोनों लड़कियां में से एक लड़की बोली, सिया तू शादी के लिए तैयार हो गई कैसे? ये लड़की कोई और नहीं, सिया की कॉलेज फ्रेंड और देश की जानी मानी डॉक्टर नेहा शर्मा थी। सिया, हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। सिया चेयर पर बैठते हुए नेहा के पास खड़ी दूसरी लड़की से बोली, पायल मेरे लिए एक कॉफ़ी लेकर आओ। पायल, जी मैम। पायल सिया के लिए कॉफ़ी लेने चली गई। पायल सिया की असिस्टेंट है। नेहा सिया के सामने रखी चेयर पर बैठ गई और बोली, तुझे पता है तेरी शादी किससे होने वाली है? सिया, आदित्य रजावत से। आदित्य का नाम सुनकर नेहा एकदम चौंक गई। क्या आदित्य रजावत से? वहीं दूसरी तरफ एक शिप पर 28 साल के 2 लड़के शर्टलेस होकर ड्रिंक कर रहे थे। ये दोनों और कोई नहीं, आदित्य और आहिर थे। आहिर बोला, आदित्य भाई आपने शादी के लिए हाँ बोली क्यों, जबकि आप लड़कियों से नफरत करते हैं? आहिर, वैसे तो आदित्य का जुड़वा भाई था, पर वो आदित्य से पूरे 10 मिनट छोटा था, इसलिए आहिर आदित्य को भाई बोलता था। आहिर की बात सुनकर आदित्य बोला, मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ, वो लड़कों से नफरत करती हैं। नफरत के खेल में मजा आएगा, पहली बार कोई टक्कर का मिला है। मॉम से सुना है बला की खूबसूरत है, उसे कैसे हाथ से जाने दूँ। आदित्य राजावत घाटे का सौदा कभी नहीं करता और जहाँ अपना फायदा हो उसे छोड़ता नहीं। इतना कहकर अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा। उसकी बात सुनकर आहिर बोला, इसका मतलब भाभी बहुत सुंदर है, देखना तो बनता है जो मेरे भाई आदित्य रजावत को टक्कर दे सके। आदित्य, बिल्कुल देखना, कल सगाई जो हैं। ड्रिंक करते हुए आहिर अपने मन में 10 साल हो चुके हैं। एंजल कहाँ हो तुम? आहिर रजावत, जिसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, वो अपनी एंजल को नहीं ढूंढ पा रहा है, पर प्रॉमिस एंजल, जल्द ही तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, क्योंकि अब भाई की भी शादी हो रही है। मुझे भी मेरी एंजल अपनी बाहों में चाहिए। आहिर को फोन बजा तो वो अपनी सोच से बाहर निकल आया और फोन उठा लिया और बोला, कहो। फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी, बॉस काम हो गया है, ड्रग्स अपने गोदाम में पहुंच गए हैं, कल शिप से आउट ऑफ इंडिया भेज दिए जाएंगे। आहिर, गुड कहकर फोन कट कर दिया।
उसके बाद आहिर आदित्य से बोला, भाई काम हो गया। आदित्य होना ही था, किस में इतनी हिम्मत है कि वो रजावत ब्रदर से पंगा ले। दोनों भाई हंस दिए। दोनों की हंसी नॉर्मल नहीं थी। वही सिया के केबिन में नेहा सिया से बोली, तू पागल हो गई है जो उस संकी से शादी कर रही है। दोनों भाई डेविल हैं, लड़की उसे नफरत है। उन्हें नेहा की बात सुनकर सिया बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी दूध की धुली नहीं हूँ। अब तक ना जाने कितने मर्डर कर चुकी हूँ। मैं क्या, तू भी तो कर चुकी है। नेहा, वो बात नहीं है, बात ये है कि आदित्य रजावत लड़कियों से नफरत करता है। तू कैसे उसके साथ रहेगी। सिया, फिर तो अच्छा है, कम से कम हम दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। इतना कहकर सिया अपनी डेस्क पर रखी फाइल पढ़ने लगी और नेहा से बोली, तुझे अपने हॉस्पिटल जाना चाहिए, तेरे पेशेंट तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी पायल सिया के लिए कॉफ़ी लेकर आए और बोली, मैम 2 घंटे बाद आपकी मीटिंग है। सिया, ठीक है। और नेहा सिया और पायल को बाय बोलकर अपने हॉस्पिटल चली गई। एपिसोड 2। वही सिया के केबिन में नेहा सिया से बोली, तू पागल हो गई है जो उस संकी से शादी कर रही है। दोनों भाई डेविल हैं, लड़की उसे नफरत है। उन्हें नेहा की बात सुनकर सिया बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी दूध की धुली नहीं हूँ। अब तक ना जाने कितने मर्डर कर चुकी हूँ। मैं क्या, तू भी तो कर चुकी है। नेहा, वो बात नहीं है, बात ये है कि आदित्य रजावत लड़कियों से नफरत करता है। तू कैसे उसके साथ रहेगी। सिया, फिर तो अच्छा है, कम से कम हम दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। इतना कहकर सिया अपनी डेस्क पर रखी फाइल पढ़ने लगी और नेहा से बोली, तुझे अपने हॉस्पिटल जाना चाहिए, तेरे पेशेंट तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी पायल सिया के लिए कॉफ़ी लेकर आए और बोली, मैम 2 घंटे बाद आपकी मीटिंग है। सिया, ठीक है। और नेहा सिया और पायल को बाय बोलकर अपने हॉस्पिटल चली गई। पायल सिया से बोली, मैम आप सच में शादी कर रही है। सिया, हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। पायल, नहीं मैम, मैं बस पूछ रही थी। सिया, पायल से पूछना हो गया हो तो अब काम कर लो। अगर फ्री टाइम है तो जो नया प्रोजेक्ट मिला है उसका काम तुम अकेले करोगी। नहीं मैम, मेरे पास बहुत काम है, प्लीज़। इतना कहकर पायल सिया के केबिन से जल्दी से बाहर चली गई, कहीं सिया उसे कोई और काम ना दे दे। अगले दिन खुराना हाउस में सिया तैयार होकर अपने रूम में बैठी थी। इस समय उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता में कोई कमी थी तो उसकी मुस्कान की, जो उसके फेस पर दूर दूर तक नहीं थी। उसके रूम का डोर खुला और जानकी जी सिया के रूम में आए और सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज़ आई, सच्ची नानी दी, बिल्कुल आंटी जैसी लग रही है। जानकी जी, हाँ, जब तुम्हारी आंटी की शादी हुई थी वो बिल्कुल तुम्हारी दी जैसी थी, पर नानी आंटी सिया से ज़्यादा सुंदर थी। क्यों सिया? सिया उस लड़के की बात सुनकर बोली, हाँ बिल्कुल मॉम, मुझसे बहुत सुंदर थी। ये लड़का कोई और नहीं, सिया का बिजनेस पार्टनर और दोस्त और नेहा का बड़ा भाई था। ये सिया को बचपन से अपनी बहन मानता था। जानकी जी सिया को देखकर बोली, काश वो भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। सिया जानकी जी के आंसू पोंछकर बोली, वो जल्द ठीक हो जाएगी। तभी करण सिया से, तुम मेरे साथ चलो, मुझे बताओ मैं क्या पहनूं, मेरे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। सिया, ठीक है चलो। इतना कहकर सिया रूम से बाहर चली गई। उसके साथ करण भी चला गया। उन दोनों के जाने के बाद जानकी जी बोली, मेरी हंसते खलते बच्चों की क्या हालत हो गई है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाती है। तभी एक मेड जानकी जी के पास आकर बोली, बड़ी मेम, वो रजावत फैमिली आ गई हैं। जानकी जी, मेड से चलो। इतना कहकर वो रजावत फैमिली का स्वागत करने चली गई। जानकी जी ने रजावत फैमिली का वेलकम किया और सभी लोगों को हॉल में लाकर सोफे बैठा दिया। इस समय खुराना हाउस के हॉल में सोफे पर साधना रजावत, आदित्य और आहिर की दादी माँ अंशुमान रजावत, आदित्य और आहिर के पिता काव्या रजावत, आदित्य और आहिर की माँ बैठे थे। उनके सामने जानकी जी बैठी थी। तभी जानकी जी बोली, बेटा जी नहीं आए। जानकी की बात सुनकर साधना जी बोली, वो आने वाले हैं, वो किसी काम से आउट ऑफ इंडिया गए थे, इसलिए वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ आएंगे। जानकी जी, अच्छी बात है, काम बहुत जरूरी है। तभी मेड सभी के लिए नाश्ता लगाने लगी। सभी बड़े लोग बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। तभी उन्हें खुराना हाउस के बाहर कार की आवाज़ सुनाई दी। कार की आवाज़ सुनकर काव्या जी बोली, लो आ गए। सभी ने गेट की तरफ देखा जहां 2 25 साल के हैंडसम और एरोगेट बॉयज अंदर आ रहे थे। ये दोनों लड़के कोई नहीं, आदित्य और आहिर रजावत थे।
उन दोनों को देखकर खुराना हाउस की एक मेड दूसरी मेड से बोली, कितने सुंदर है ये दोनों, बिल्कुल कामदेव की तरह। पता नहीं किस वाले से सिया बेबी की शादी होने वाली है। उस मेड की बात सुनकर दूसरी मेड बोली, शांत रहो, अगर सिया बेबी ने सुन लिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी, चलो काम करो अपना। इतना कहकर वो दोनों अपना काम करने लगी। आदित्य और आहिर हॉल में जाकर जानकी जी के पैर छुए और अपनी दादी मॉम डैड के भी पैर छुए और सोफे पर जाकर बैठ गए। जानकी जी दोनों भाई को देखकर बोली, बेटा आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? दोनों भाई एक साथ बोले, नहीं हमें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर जानकी जी ने दोनों भाई से बोली, बेटा कुछ तो लो। दोनों भाई ने ट्रे में से कॉफ़ी उठा ली और कॉफ़ी एंजॉय करने लगे। कॉफ़ी पीते हुए आहिर आदित्य से बोला, भाई वैसे कुछ भी कहो, आपकी होने वाली वाइफ का हाउस बहुत सुंदर है, मैं अपनी एंजल के लिए ऐसा ही हाउस बनाऊंगा। तभी जानकी जी पायल से, जो जानकी जी के पीछे खड़ी थी, बोली, जाकर सिया को लेकर आ जाए। पायल, जी नानी अभी बुला कर लाए। पायल घबराते हुए सिया के रूम की तरह जा रही थी, क्योंकि आज सुबह ही उसे सिया ने बहुत बुरी तरह से डांट दिया था। पायल को घबराता हुए जाते देख आहिर लगता है काफी गुस्से वाली है भाभी। आहिर की बात सुनकर आदित्य मजा आएगा। थोड़ी देर बाद पायल सिया को अपने साथ लेकर हॉल में आई। रोशनी के फेस इस समय इमोशनलेस था, जिस पर कोई इमोशंस नहीं थे। जानकी जी सिया का हाथ पकड़कर उसे आदित्य के सामने बैठा दिया। आदित्य जो सिया को देख रहा था, तभी आहिर उसके कान में, खूबसूरत हैं। आदित्य आहिर की बात सुनकर बोला, खूबसूरत नहीं तबाही है, उफ क्या फिगर हैं। आदित्य सिया की कमर देख रहा था, जो साड़ी से झांक रही थी। आहिर आदित्य की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, भाई क्या हुआ? आदित्य, कुछ नहीं, अब जिंदगी में मजा आएगा खेल खेलने में, जब साथ में खेलने वाला हुस्न का बादशाह है, और मुस्कुरा दिया। एपिसोड 3। आदित्य जो सिया को देख रहा था, तभी आहिर उसके कान में, खूबसूरत हैं। आदित्य आहिर की बात सुनकर बोला, खूबसूरत नहीं तबाही है, उफ क्या फिगर हैं। आदित्य सिया की कमर देख रहा था, जो साड़ी से झांक रही थी। आहिर आदित्य की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, भाई क्या हुआ? आदित्य, कुछ नहीं, अब जिंदगी में मजा आएगा खेल खेलने में, जब साथ में खेलने वाला हुस्न का बादशाह है, और मुस्कुरा दिया। अब आगे वो दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन दोनों भाइयों को साधना जी की आवाज़ सुनाई दी, जो आदित्य को बुला रही थी। आदित्य साधना जी से, जी दादी। साधना जी बोली, बेटा सिया को अंगूठी पहनाओ। आदित्य ने साधना जी के हाथ से अंगूठी लेकर सिया को पहना दी। जानकी जी के कहने पर सिया ने आदित्य को अंगूठी पहना दी। जानकी जी मेड से बोली, मिठाई लेकर आओ। मेड मिठाई लेकर आए तो जानकी जी ने सबसे पहले साधना जी को मिठाई खिलाई। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी बोले, माता जी 3 दिन बाद का मुहूर्त शादी के लिए अति उत्तम है। पंडित जी की बात सुनकर जानकी जी बहुत खुश हुई। सभी की सहमति के बाद 3 दिन बाद शादी की तारीख तय कर दी। रजावत फैमिली के जाने के बाद सिया अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज कर वापस नीचे हॉल में आई तो जानकी जी उसे देखकर बोली, कहाँ जा रही हो इस वक्त? सिया ऑफिस। इतना कहकर वो खुराना हाउस से बाहर निकल गई। सिया के जाने के बाद हम जानते हैं आप खुश नहीं हैं इस रिश्ते से, पर हमें यकीन है शादी के बाद आपको हमारी बात समझ में आएगी। रात के समय रजावत मेंशन में टेरेस पर आदित्य और आहिर दोनों स्मोक कर रहे थे। तभी आहिर बोला, भाई 3 दिन बाद शादी है, आपकी गंदी आदत छोड़ दो। मेरी प्रिय भाभी श्री को शायद आपका स्मोक करना पसंद ना हो। आदित्य, रजावत किसी के मन से नहीं चलता, वो अपने मन का मालिक है। वैसे भी ये शादी सिर्फ नाम की होगी, क्योंकि मैं ये शादी मॉम के लिए कर रहा हूँ, उससे मुझे और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि होती तो सभी लड़कियां एक जैसी ही बेईमान, धोखेबाज, मतलबी। दोनों भाई बातें कर रहे थे, तभी पीछे से काव्या जी आकर बोली, क्या बातें चल रही है दोनों के बीच? कभी माँ से भी बात कर लिया करो। काव्या जी की बात सुनकर दोनों भाई काव्या जी को सोफे पर बैठा लिया और उनके खुद भी बैठ गए। काव्या जी आदित्य से बोली, जानती हूँ तुम ये शादी सिर्फ मेरी वजह से कर रहे हो, इतना याद रखना तुम्हारी माँ ने कुछ सोच समझ ये फैसला किया है। आदित्य बोला, मॉम मैं आपकी बात मानकर शादी कर रहा हूँ, इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, वो सिर्फ इस घर की बहू होगी, मेरी कुछ नहीं। इतना कहकर वो टेरेस से नीचे उतरकर अपने रूम में चला गया। आदित्य के जाने के बाद आहिर काव्या जी से बोला, मॉम रिलैक्स, आप उन्हें जानती है, वो कैसे है जब से उस लड़की ने उन्हें धोखा दिया है। काव्या जी बोली, मेरे बेटे को धोखा दिया था, तभी तो अपने कर्म भुगत रही है। कितना प्यार करता था मेरा बेटा उससे, जो हमेशा लड़कियों की इज्जत करता था।
आज उन्हीं से नफरत करता है। काव्या जी की बात सुनकर आहिर बोला, मॉम अपने सिया को भाई के लिए ही क्यों चूज किया, किसी और को भी तो कर सकती थी। काव्या जी आहिर से, सिया नहीं भाभी बोलो, तुम्हारे भाई की होने वाली वाइफ है। आहिर के अपने सिया भाभी को ही भाई के लिए क्यों चुना। काव्या उसके नेचर की वजह से। आहिर नेचर की वजह से। काव्या जी जब तुम उसे जानने लगोगे खुद समझ जाओगे। अच्छा बहुत रात हो गई है, जाओ अपने रूम में, कल बहुत काम है। आहिर काव्या जी को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला गया। अगली सुबह खुराना हाउस में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। जानकी जी वेडिंग प्लानर के साथ पूरे खुराना हाउस को डेकोरेट करवा रही थी। उनके साथ पायल जो उनका सारा काम कर रही थी। सिया को पता था कि उसकी नानी चैन से नहीं बैठने वाली, इसलिए उसने पायल को उनकी मदद के लिए भेज दिया था। नेहा और करण भी उनकी सभी कामों में मदद करा रहे थे। जानकी जी नेहा से बोली, जो काम सही कम बिगाड़ जायदा रही थी। बेटा तुम रहने दो, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल ही सही है, ये काम मेड कर देंगी। जानकी जी ने नेहा को सिया के लिए उपटन बनाने के लिए कहा था, जो वो हल्दी के बाद लगाने वाली है, पर नेहा बनाने की जगह फैला रही थी। जानकी जी की बात सुनकर करण और पायल नेहा पर हंस दिए। उन दोनों को हंसते देख नेहा बोली, नानी देखो ये दोनों मुझ पर हंस रहे हैं, इन तो मैं छोड़ूंगी। ये कहकर वो उन दोनों को पकड़ने के लिए भागने लगी। नेहा से बचने के लिए करण और पायल इधर उधर भाग रहे थे। उन तीनों को इसे लड़ाई करते देख जानकी जी बोली, बस बहुत हुआ, शादी की अभी बहुत सी तैयारी बाकी है और तुम तीनों को मस्ती सूझ रही है। जानकी जी नेहा से, तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर पायल के साथ मार्केट जाओ, सामान की लिस्ट में तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी और हर लिस्ट का कोई भी सामान रह ना जाए। नेहा जी नानी मैं अभी चेंज करके आती हूँ, और गेस्ट रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद नेहा चेंज करने के बाद पायल के साथ मार्केट चली गई। सिया के रूम में सिया लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, क्योंकि कल ही उसे 2 न्यू प्रोजेक्ट मिले थे। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर एक रिदम के साथ चल रही थी। इस समय सिया ने एक ग्रे कलर का टॉप और वाइट कलर का शॉर्ट पहन रखा था। वो ये शादी सिर्फ अपनी नानी की वजह से कर रही थी, इसलिए वो अपने रूम से बाहर एक बार भी नहीं गई थी। अपने प्यार में मिले धोखे से आदित्य करता है लड़कियों से नफरत, वही सिया जिसे है लड़कों से नफरत। क्या अपनों के लिए की गई शादी सफल होगी? एपिसोड 4। सिया के रूम में सिया लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, क्योंकि कल ही उसे 2 न्यू प्रोजेक्ट मिले थे। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर एक रिदम के साथ चल रही थी। इस समय सिया ने एक ग्रे कलर का टॉप और वाइट कलर का शॉर्ट पहन रखा था। वो ये शादी सिर्फ अपनी नानी की वजह से कर रही थी, इसलिए वो अपने रूम से बाहर एक बार भी नहीं गई थी। अब आगे राजावत मेंशन के गार्डन में आदित्य की हल्दी की रस्म होने वाली थी। आज उसने येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था, वही आहिर ने भी आदित्य के जैसा ही येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था। हल्दी में कुछ गिने चुने लोग ही आए थे, जिसमें मैं उनका एक दोस्त मौर्य त्रिपाठी भी मौजूद था। मौर्य त्रिपाठी एक फेमस डॉक्टर हैं, जो वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर की लिस्ट में आता है। ये एक सिक्रेट्रिस भी है। मौर्य के डैड आदित्य के डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मौर्य, आदित्य, आहिर एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इसलिए मौर्य की दोस्ती इन दोनों भाई से हो गई। मौर्य आदित्य और आहिर के पास आकर खड़ा हो गया और दोनों भाइयों से बोला, भाई तुम दोनों तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। भाई ऐसी कौन है वो जिसके लिए आदित्य राजावत शादी के लिए तैयार हो गया? आदित्य मौर्य की बात सुनकर बोला, अगर तुम चुप नहीं रहे तो तुम्हारी ये जो जुबान है ना, वो मैं अपने टाइगर को खिला दूंगा। आदित्य की धमकी सुन मौर्य एकदम चुप हो गया। अपने मन में बोला, ये हमेशा देवल रहेगा, बता नहीं उस लड़की का क्या होगा जिससे इसकी शादी होनी है। आहिर जो मौर्य के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था, वो बोला, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। शायद तुम्हारा हॉस्पिटल बंद ना हो जाए, कहीं डॉक्टर मौर्य से भिखारी बन जाओ। आहिर की बात सुनकर मौर्य बोला, तुम दोनों भाई डेविल हो जो किसी की खुशियां नहीं देख सकते। इतना कहकर वो साधना जी के पास चला गया, कहीं दोनों भाई उसकी बैंड ना बजा दे। मौर्य ने साधना जी की पैर छुए और इनकी हेल्थ के बारे में पूछा। फिर वो काव्या जी और अंशुमन जी से भी मिला। साधना जी के कहने पर आदित्य को हल्दी के लिए बैठा दिया और हल्दी की रस्म की शुरुआत की। सबसे पहले हल्दी साधना जी ने लगाई, उसके बाद काव्या जी और अंशुमन जी ने लगाई, फिर आहिर और मौर्य ने हल्दी लगाई। मौर्य आदित्य के हल्दी लगा काम बहुत ज्यादा रहा था, इसलिए आदित्य मौर्य को घूर रहा था, पर अपनी मॉम की वजह से वो कुछ बोल नहीं रहा था।
हल्दी होने के बाद आदित्य अपने रूम में नहाने के लिए चला गया। साधना जी ने आदित्य को हल्दी लगने के बाद आदित्य की लगी हुई हल्दी सिया के लिए खुराना हाउस भेज दी गई। वही खुरना हाउस में सिया के रूम में सिया एक येलो कलर का लहंगा पहन कर बैठी थी, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके पास नेहा और पायल खड़ी थी, जो उसे तैयार कर रही थी। नेहा ने येलो कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था, वही पायल ने येलो कलर का सलवार को पहन रखा था। तभी वहाँ एक मेड आए और बोली, मेम, बड़ी मेम नीचे बुला रही है। वो दूल्हे राजा के घर से हल्दी आ चुकी है। सिया, ठीक है, हम आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद पायल और नेहा सिया को नीचे हॉल में ले आई, क्योंकि हल्दी की रस्म हॉल में होने वाली थी। जानकी जी ने सिया को हल्दी के लिए एक चौकी पर बैठा दिया और उसकी नज़र उतारी, फिर आदित्य की लगी हुई हल्दी में से सिया को हल्दी लगा दी। वही करण हल्दी की रस्म का फोटोशूट कर रहा था। उससे जानकी जी ने कहा, फोटोशूट बाद में करना, पहले सिया को हल्दी लगाओ। करण ने कैमरा नेहा को दे दिया और सिया के पास जाकर बैठ गया। जानकी जी के कहे अनुसार सिया को हल्दी लगा दी। नेहा और पायल ने भी सिया को हल्दी लगा दी। उन दोनों ने सिया को पूरी तरह हल्दी में रंग दिया था, जिस वजह से सिया ने उन दोनों को कूट दिया था, जिस वजह से वो दोनों जानकी जी के पास खड़ी थी, कहीं सिया उन्हें कोई पनिशमेंट ना दे दे। हल्दी की रस्म होने के बाद जानकी जी सिया से बोली, अब आप शादी से पहले घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी, ठीक है? अब आप अपने रूम में जाकर बाथ ले लीजिए। मैंने आपके कपड़े बाथरूम में रखवा दिए हैं। दूसरे दिन मेहंदी की रस्म होनी थी, राजावत मेंशन में। आदित्य ने सिर्फ अपने हाथ पर मेहंदी के नाम पर बस सिया का नाम लिखवाया था, जो कि खुद काव्या जी ने लिखा था। नाम लिखने के बाद काव्या जी आदित्य से बोली, इसे सूख जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो काम करना हो कर लेना, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। आहिर आदित्य के हाथ पर सिया का नाम देखकर काव्या जी से बोला, भाई के हाथ पर सिया का नाम अच्छा लग रहा है। काव्या जी आहिर को डांटते हुए बोली, आहिर सिया नहीं, सिया भाभी। आहिर ये मॉम सिया भाभी। उनसे भाभी बहुत खींचकर बोला था, तो काव्या जी बोली, सुधर जाओ, अब तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, अब तुम उसके रूम में जाने से पहले परमिशन लेनी होगी। इतना कहकर वो हंस दी। वही खुराना हाउस में सिया ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहन रखा था। वो हॉल में सोफे पर बैठी थी, जहां दो पार्लर वाली लड़कियां उसके मेहंदी लगा रही थी और पायल, नेहा, करण मस्ती कर रहे थे। मेहंदी की रस्म में आज सिर्फ घर के लोग थे। जानकी जी ने सिर्फ कुछ खास लोगों को बुलाया था। पार्लर वाली लड़कियों ने सिया के दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी थी। वो उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी। सिया की मेहंदी लगने के बाद जानकी जी ने दोनों लड़कियों को नेक दिया और उनका पेमेंट दुगना कर दिया, क्योंकि दोनों ने सिया की बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। एपिसोड 5। सिया ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहन रखा था। वो हॉल में सोफे पर बैठी थी, जहां दो पार्लर वाली लड़कियां उसके मेहंदी लगा रही थी और पायल, नेहा, करण मस्ती कर रहे थे। मेहंदी की रस्म में आज सिर्फ घर के लोग थे। जानकी जी ने सिर्फ कुछ खास लोगों को बुलाया था। पार्लर वाली लड़कियों ने सिया के दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी थी। वो उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी। सिया की मेहंदी लगने के बाद जानकी जी ने दोनों लड़कियों को नेक दिया और उनका पेमेंट दुगना कर दिया, क्योंकि दोनों ने सिया की बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। अगले दिन आज आदित्य की शादी थी, इस वजह से पूरा राजावत मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मेंशन के अंदर बारात की तैयारी हो रही थी। साधना जी और काव्या जी और अंशुमन जी कब से आदित्य का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों से आदित्य आता हुआ दिखाई दिया। गोल्डन कलर की शेरवानी, रेड कलर की पगड़ी बांधे, जिस पर गोल्डन कलर की ब्रांच लगी हुई थी। हाथ में तलवार। आदित्य आज किसी रियासत के महाराजा लग रहा था, पर उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। आहिर जो आदित्य के पीछे आ रहा था, वो साधना जी से बोला, कैसे लग रहे हैं भाई दादी? साधना जी बिल्कुल किसी राजा की तरह। फिर काव्या जी ने आदित्य की आरती की तिलक लगाया। अंशुमन जी ने आदित्य के निछावर उतारी और नौकर को दे दी। सभी लोग गाड़ी में बैठकर खुराना हाउस के लिए निकल गए। खुराना हाउस में सिया के रूम में सिया तैयार हो चुकी थी। उसने लाल कलर का लहंगा पहन रखा था, जिसके साथ उसने गले में जोधा हार, सिर पर टीका, कानों में भारी झुमके, हाथों में चूड़ा जिसने कलीरे बंधे हुए थे, पैरों में पायल और हाथों में लगी मेहंदी। आज वो किसी रियासत की महारानी लग रही थी। सिया को देखकर नेहा पायल से बोली, यार तू सच में किसी रियासत की महारानी लग रही है। पायल, जी मेम बिल्कुल। उन दोनों की बात सुनकर करण बोला, मेरी सभी बहन पहले से ही बहुत सुंदर है, उन्हें किसी रियासत की महारानी बनने कोई जरूरत नहीं है।
करण की बात सुनकर सिया ने करण को कुछ नहीं कहा। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी उन्हें ढोल की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर नेहा विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, बारात आ गई है, मैं तो चली जीजाजी का स्वागत करने। इतना कहकर नेहा नीचे चली गई। उसके साथ पायल और करण भी चले गए। खुराना हाउस के दरवाजे पर बारात खड़ी थी। जानकी जी आदित्य का तिलक कर आरती उतारी। उसके बाद आदित्य ने अपनी तलवार से चौखट पर टंगे मटके को टच कर घर के अंदर प्रवेश किया। आदित्य के अंदर आने के बाद बारात भी अंदर आ गई। अंशुमन जी ने आहिर से कहा, आहिर आदित्य को मंडप में ले जाओ। आदित्य मंडप में बैठ गया। तभी पंडित जी जानकी जी से बोले, माता जी दुल्हन को बुलाए, मुहूर्त का टाइम हो गया। जानकी जी बोली, पंडित जी आ रही है। जानकी जी ने एक तरफ इशारा किया जहां करण सिया का हाथ पकड़कर उसे मंडप की तरह ला रहा था। आदित्य ने उस तरफ देखा तो वो सिया को देखता रहा, क्योंकि सिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। पंडित जी ने विवाह की रस्म शुरू कर दी। फिर आदित्य और सिया ने एक दूसरे को बरमाला डाली और फेरे के लिए खड़े हो गए। फेरे होने के बाद दोनों अपनी जगह बैठ गए। फिर पंडित जी ने आदित्य से सिया की मांग भरने के लिए कहा और मंगल सूत्र पहनाने को कहा। आदित्य ने सिया की मांग भरकर मंगल सूत्र पहना दिया। मांग भरते समय सिया की नाक पर सिंदूर गिर गया। पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले ले। आदित्य और सिया अपनी जगह पर खड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने साधना जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद जानकी जी का आशीर्वाद, फिर काव्या और अंशुमन जी का भी आशीर्वाद लिया। आहिर, पायल, नेहा, करण ने गले मिलकर सिया और आदित्य दोनों को कंग्रेचुलेशन किया। फिर सभी ने अपना खाना खाया। उसके बाद सिया की नानी सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अपना ध्यान रखना और अपने ससुराल में सभी का सम्मान करना है। सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद नेहा, पायल और करण तीनों ने उसे गले लगाया। करण सिया का हाथ पकड़कर उसे आदित्य की कार में बैठा दिया, जिसमें उसके बगल में आदित्य बैठा था और फ्रंट सीट पर ड्राइवर और आहिर बैठे हुए थे। उसके बाद कार खुराना हाउस से निकलकर राजावत मेंशन के लिए निकल गई। उसके बाद साधना जी, काव्या जी, अंशुमन जी, जानकी जी से विदा लेकर आदित्य के कार के पीछे राजावत मेंशन के लिए निकल गए। आदित्य की कार में सिया विंडो से बाहर देख रही थी। वो रोई नहीं थी पर उसकी आंखें लाल हो रही थी। आदित्य अपने फोन में लगा हुआ था और आहिर किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर बाद कार राजावत मेंशन के बाहर रुकी। आदित्य आहिर कार से बाहर आए। ड्राइवर ने सिया की साइड का डोर खोला। सिया अपना लहंगा संभालते हुए आदित्य के बगल में आकर खड़ी हो गई। फिर काव्या जी ने दोनों की आरती उतारी और सिया की गृह प्रवेश किया। उसके बाद दोनों को मंदिर में ले जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया और दोनों को उनके रूम में भेज दिया। फिर सभी लोग भी अपने अपने रूम में चले गए। आदित्य और सिया के रूम में जब दोनों अपने रूम में पहुंचे तो अंदर का नज़ारा देख दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि रूम को सुहागरात के लिए तैयार किया गया था, जहां हर तरफ से फूलों से सजा हुआ था। कैंडल जल रही थी। दोनों रूम के अंदर चले गए। सिया को बहुत अजीब लग रहा था। उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वही आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर बेड पर हो रही डेकोरेशन को हटा दिया और सिया से बोला, मुझसे दूर रहना, मैंने ये शादी सिर्फ अपनी मॉम के लिए की है, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, वरना तुम लड़कियों को तो बहाना चाहिए लड़कों के पास जाने का। आदित्य की बात सुनकर सिया को, जो रूम को देख रही थी, उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में आदित्य के सामने जाकर बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी वाइफ बनने में, मैंने ये शादी सिर्फ अपनी नानी के लिए की है। सिया को खुद पर चिल्लाता देख आदित्य उसके हाथ को कसके पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की, मेरे मामले से दूर रहना, नफरत है मुझे लड़कियों से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिया आदित्य के आंखों में देखकर बोली, मेरे मामले से दूर रहना, मुझे भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसने आदित्य की पकड़ से अपना हाथ छूटा लिया और अपने सूटकेस को खोलेकर अपना नाइट सूट उठाया और बाथरूम चली गई। सिया के जाने के बाद आदित्य इंटरेस्टिंग, आज पहली बार किसी ने आदित्य राजावत की आंखों में देखकर जवाब दिया है, मजा आएगा तुम्हारी ये अकड़ तोड़ने में। मैसेज सिया आदित्य राजावत। एपिसोड 6। सिया को खुद पर चिल्लाता देख आदित्य उसके हाथ को कसके पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की, मेरे मामले से दूर रहना, नफरत है मुझे लड़कियों से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिया आदित्य के आंखों में देखकर बोली, मेरे मामले से दूर रहना, मुझे भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इतना कहकर उसने आदित्य की पकड़ से अपना हाथ छूटा लिया और अपने सूटकेस को खोलेकर अपना नाइट सूट उठाया और बाथरूम चली गई। सिया के जाने के बाद आदित्य इंटरेस्टिंग। आज पहली बार किसी ने आदित्य राजावत की आंखों में देखकर जवाब दिया है। मजा आएगा तुम्हारी ये अकड़ तोड़ने में। मैसेज सिया आदित्य राजावत। आदित्य अपने आप से बात कर रहा था कि उसे बाथरूम के गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। सिया बाथरूम में चेंज कर बाहर आई। इस समय उसने एक वाइट कलर का टॉप और ब्लैक कलर का लोवर पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वही आदित्य सिया एक नज़र देखकर बाथरूम चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया। सिया जो बेड पर बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी, उसकी नज़र जब आदित्य पर गई तो वो उसकी को देखती रह गई। इस समय उसने सिर्फ नीचे लोवर पहन रखा था, जिस वजह से सिया को उसके 10 पैक्स और मसल्स दिख रही थी, और एक हाथ में टॉवल थी जिससे वो अपने बाल पोंछ रहा था। सिया जो आदित्य को देख रही थी, उसका ध्यान आदित्य की आवाज़ से टूटा जो उससे कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज़ों को छेड़े। चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाओ। सिया आदित्य की बात सुनकर बोली, मैं बेड पर सोऊंगी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम सोफे पर सो सकते हो। इतना कहकर सिया चादर ओढ़कर बेड पर लेट गई। आदित्य ने जब देखा तो उसने सिया का हाथ पकड़कर एकदम बेड से नीचे गिरा दिया, जिससे सिया का हाथ बेड के पास रखी टेबल लग गया, जिससे सिया के हाथ में खून निकलने लगा। सिया आदित्य से कुछ कहने वाली थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। सिया ने एक नज़र फ़ोन पर शो हो रहे नाम को देखा, फिर आदित्य को देखकर बोली, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। इतना कहकर सिया अपना फ़ोन उठाकर बालकनी में चली गई। आदित्य सिया को जाते हुए देखा और बेड पर जाकर लेट गया। लगभग आधे घंटे बाद सिया रूम में वापस आए और सोफे पर बैठ गई। आदित्य जो बेड पर लेटा हुआ था, उनसे आंख खोलकर सिया की तरह देखा जो किसी सोच में थी। सिया सोफे पर लेट गई और अपनी आंख बंद कर ली। अगली सुबह आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा कि सिया सोफे पर सो रही थी। आदित्य ने एक नज़र उसको देखा, फ्रेश होकर जिम चला गया। आदित्य जिम में पहुंचा तो उसने देखा कि आहिर पहले से ही जिम में मौजूद था। आहिर आदित्य को देखकर, गुड मॉर्निंग भाई। आदित्य, गुड मॉर्निंग। फिर दोनों भाई अपना वर्कआउट करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद सिया की आंख डोर नॉक होने से खुली। सिया ने गेट खोला तो गेट पर काव्या जी खड़ी थी। काव्या जी अंदर आए और सिया से बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। सिया, गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी नहीं मॉम बोलो, जैसे आदित्य और आहिर बोलते हैं। फिर बैग पर कपड़े रखते हुए बोली, बेटा आज तुम्हें यही कपड़े पहनने हैं। इतना कहकर काव्या जी सिया के सर पर हाथ फेर कर रूम से चली गई। काव्या जी के जाने के बाद सिया बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आए सिया ने इस समय ब्लाउज और साड़ी शेप पहन रखा था। उसमें बेड से साड़ी उठाए और ड्रेसिंग टेबल के सामने बांधने लगी। तभी आदित्य रूम में आया। सिया को ब्लाउज और साड़ी शेप में देखकर वो रुक गया। तभी उसकी नज़र सिया की कमर के तिल पर गई तो उसका गला सूखने लगा। सिया जो साड़ी बांध रही थी, गेट खुलने की आवाज़ सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसने जल्दी से अपने आप को साड़ी से कवर कर लिया। आदित्य ने जब देखा कि सिया अपने आप को कवर कर रही है तो वो जल्दी से बाथरूम चला गया। आदित्य के जाने के बाद सिया ने जल्दी से अपनी साड़ी बांध ली और तैयार हो गई। आदित्य जब शावर लेकर बाहर आया तो सिया को देखता रह गया, क्योंकि सिया ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में मेहंदी और चूड़ा, पैरों में पायल। सिया आज बहुत सुंदर लग रही थी। आदित्य का ध्यान टूटा तो वह क्लोजर चला गया और एक ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहन कर आया, जिसमें आदित्य बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सिया आदित्य के साथ हॉल में पहुंची तो सभी लोग उसे देखने लगे। काव्या जी ने सिया की नज़र उतारी। सिया ने साधना जी, काव्या जी और अंशुमन जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आहिर सिया को देखकर बोला, सिया यू लुकिंग ग्रोजस। सिया ने आहिर की बात सुनकर थैंक्स कहा। काव्या जी आहिर से, आहिर भाभी बोलो तुम्हारे भाई की वाइफ है वो। सिया बोली, कोई नहीं, वैसे भी ये मुझसे बड़े हैं, ये मेरा नाम ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काव्या जी सिया की बात सुनकर बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। साधना जी सिया से बोली, बेटा आज आपकी पहली रसोई की रस्म है तो अब बस मीठे में कुछ बना दीजिए। सिया बोली, दादी माँ हमें खाना बनाना आता है, हमें बता दीजिए, हम वही बना देंगे। काव्या जी सिया को अपने साथ किचन में ले गई। सिया ने मीठे में खीर, खाने में आलू की सब्जी, पूरी, कचौरी, बूंदी का रायता बनाया। काव्या जी के कहने पर मेड ने खाना डाइनिंग टेबल पर रखवा दिया। सभी लोगों ने खाना खाया। अंशुमन जी ने सिया के सिर पर एक किस कर ली और बोले, बहुत अच्छा खाना बनाया है।
साधना जी और काव्या जी ने भी सिया की तारीफ की और तीनों ने सिया को गिफ्ट दिए। आहिर ने सिया को डायमंड की ईयर रिंग गिफ्ट दी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, खाना खाकर अपने ऑफिस चला गया। आदित्य के ऐसे जाने पर काव्या जी सिया से बोली, वो ऐसा ही है। काव्या जी ने सिया को उसके रूम में भेज दिया। आहिर ऑफिस के लिए निकल गया। अंशुमन जी भी अपने ऑफिस चले गए। साधना जी और काव्या जी दोनों अपने अपने रूम में चली गई। सिया अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर अपने ऑफिस का वर्क करने लगी। एपिसोड 7। काव्या जी के कहने पर मेड ने खाना डाइनिंग टेबल पर रखवा दिया। सभी लोगों ने खाना खाया। अंशुमन जी ने सिया के सिर पर एक किस कर ली और बोले, बहुत अच्छा खाना बनाया है। साधना जी और काव्या जी ने भी सिया की तारीफ की और तीनों ने सिया को गिफ्ट दिए। आहिर ने सिया को डायमंड की ईयर रिंग गिफ्ट दी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, खाना खाकर अपने ऑफिस चला गया। आदित्य के ऐसे जाने पर काव्या जी सिया से बोली, वो ऐसा ही है। काव्या जी ने सिया को उसके रूम में भेज दिया। आहिर ऑफिस के लिए निकल गया। अंशुमन जी भी अपने ऑफिस चले गए। साधना जी और काव्या जी दोनों अपने अपने रूम में चली गई। सिया अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर अपने ऑफिस का वर्क करने लगी। अब आगे राजावत इंडस्ट्री में आदित्य के केबिन में आदित्य अपनी चेयर पर बैठा था। उसके सामने वाली चेयर पर आहिर बैठा हुआ था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ और आदित्य का असिस्टेंट रोहन अंदर आया। रोहन ने आदित्य और आहिर को गुड मॉर्निंग विश किया। दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर जवाब दिया। आदित्य रोहन से इन्फॉर्मेशन मिली जी सर, और एक फाइल आदित्य की तरह बढ़ा दी। रोहन को आदित्य ने बोलने का इशारा किया। रोहन बोला, सर मेम खुराना इंडस्ट्री की मालकिन है। उन्होंने अपने मॉम डैड की डेथ के बाद 15 साल की उम्र में अपने डैड का बिजनेस को अपने हाथ में ले लिया और अपने दम पर एशिया की नो 1 बिजनेस वूमेन बनी है। मैम की फैमिली में उनकी नानी जानकी जी, मैम की असिस्टेंट पायल, बॉस मिस पायल अनाथ है, इसलिए वो खुराना हाउस में सिया मैम के साथ रहती हैं। उनकी बचपन की दोस्त डॉक्टर नेहा शर्मा और उनके भाई करण शर्मा है। डॉक्टर नेहा जो कि एक गायकोलॉजिस्ट है और मिस्टर करण एक बिजनेसमैन है और सिया मैम के बिजनेस पार्टनर भी है। सर एक और बात है। आदित्य, क्या रोहन सर, आज से 10 साल पहले खुराना हाउस में मैम के अलावा एक बच्चा और लड़की थी जिनके बारे में हमें कुछ भी पता चला। यहाँ तक कि सर हमें उनका नाम क्या एक फ़ोटो भी नहीं मिला। सर उस लड़की और बच्चे के बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि आज से 10 साल पहले मॉम डैड की मौत के बाद से लड़की और बच्चे को ना किसी ने देखा, ना किसी को पता कि वो कहाँ है। आदित्य और आहिर को रोहन की बात सुनकर बोले, मतलब कुछ तो हुआ था 10 साल पहले की। रोहन जी, सर मैम के जानने वाले लोगों का कहना है कि मैम बहुत ही शरारती थी, हंसती खेलती रहती थी। अचानक वो एकदम शांत हो गई, ना किसी से मिलाना ना बात करना। सर मैम का 10 साल पहले लगातार 3 महीने मैम का इलाज हुआ था। उनका इलाज डॉक्टर नेहा के डैड ने किया था। आखिर किस चीज़ का रोहन सर पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता कि हमें कुछ पता चले। आदित्य, ओके तुम न्यू प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन बनाओ। रोहन जी सर, इतना कहकर रोहन आदित्य के केबिन से निकलकर अपने केबिन में चला गया। रोहन के जाने के बाद आहिर आदित्य से, ब्रो क्या सोच रहे हो? आदित्य बोला, यही कि वो बच्चा और लड़की कौन है। जहाँ तक हमें पता है सिया की सिर्फ नानी है, उसका ना कोई भाई है ना बहन है। आहिर आदित्य को देखकर सिया का किस चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ था कि उसे लगातार 3 महीने हॉस्पिटल रहना पड़ा। आहिर कुछ सोचकर बोला, भाई एक बात तो कंफर्म है, सिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आदित्य, बिल्कुल। आहिर, मतलब? आदित्य, यही कल रात मैंने उसकी आंखों में कुछ तो देखा था, बहुत कुछ छुपा है उसकी आंखों में। आहिर, भाई अपने उसकी आंखें कैसे देख ली? कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को किस तो नहीं किया? आदित्य, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदित्य ने कल रात के बारे में उसे बता दिया। आदित्य और आहिर एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर देते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आदित्य की बात सुनकर आहिर रियली एक लड़की ने आदित्य राजावत को जवाब दिया, वो भी उसकी आंखों में आंखें डालकर। अनएक्सपेक्टेड। वही राजावत मेंशन में सिया किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी वो गुस्से से बोली, उठा लो साले को, उसे भी तो पता चले सिया खुराना क्या चीज़ है, और अच्छे से खातिरदारी करना जब तक मैं ना आ जाऊं। दूसरी तरफ से, जी मैम, इतना कहकर सिया ने फ़ोन कट कर दिया। अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। शाम के करीब 8 बजे आदित्य और आहिर ऑफिस से घर आए। आहिर अपने कमरे में चला गया। आदित्य अपने कमरे में। आदित्य जब अपने रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि सिया लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। आदित्य उसे देखकर अपने मन में बोला, क्या हो तुम?
तुम्हारे राज को बेराज तो मैं करके रहूंगा। इतना कहकर वो बाथरूम चला गया। उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। सिया साधना जी से बोली, दादी क्या मैं कल से अपने ऑफिस जा सकती हूँ? साधना जी सिया की बात सुनकर बोली, जी बेटा जी, ये आपका घर है, आपको किसी काम के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। सिया, थैंक यू दादी माँ। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने रूम में चले गए। सिया रूम में जाकर सोफे पर लेट गई। उसे आदित्य से बहस करने को कोई मन नहीं था, क्योंकि कल उसे अपने ऑफिस जाना था। कुछ देर बाद सिया सो गई। आदित्य जो स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था, जब वो रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि सिया सोफे पर सो रही थी। आदित्य सिया को देखता है तो वो सिया के मासूम से चेहरे में खो जाता है। उसकी नज़र सिया के गुलाबी होंठ पर आकर रुक गई। सिया के गुलाबी होंठ देखकर आदित्य का मन उन्हें किस करने को हुआ। अचानक उसे होश आया कि वो क्या सोच रहा है। वो तुरंत बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह सिया की नींद उसके फ़ोन के बजने से खुली। सिया ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से पायल बोली, गुड मॉर्निंग मैम। पायल की गुड मॉर्निंग सुनकर सिया गुस्से में बोली, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए सुबह सुबह कॉल की? सिया की बात सुनकर पायल जल्दी से बोली, नहीं मैम, मैंने इसलिए कॉल की थी, आज आप ऑफिस आ रही है या नहीं, क्योंकि मिस्टर जॉनसन आपसे मिलना चाहते हैं। सिया बोली, मैं ऑफिस आऊंगी, तुम मीटिंग का टाइम फिक्स कर दो। पायल, जी मैम। इतना कहकर पायल ने फ़ोन कट कर दिया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।